बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। लेक्चर नंबर 8 में हमने ग्रामर का पोर्शन पढ़ा था। लेक्चर नंबर 9 में आज हम तफ़हीमी इबारत का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। आप जल्दी से क़वाइद इंशा की बुक ओपन कर लें अपनी। पैरा नंबर 1 हम पढ़ेंगे आज, फिर उसके बाद उसी के सवालों के जवाबात भी हल करेंगे। आपको बताता चलूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड में आता है। ये कंप्रीहेंशन का पैरा इस तरह आपके 9th के इंग्लिश में होता है, इसी तरह 10th में उर्दू में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 होता है ये बोर्ड में। 5 सवालात आपको दिए जाएंगे, इन्हीं 5 सवालात को आपने हल करना होगा। पैरा भी आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा। उस पैरे को आपने आंसर शीट पर नहीं लिखना, बल्कि सिर्फ क्वेश्चन उतारना है और उसके साथ उसका आंसर उस पैरे से या थोड़ा सा और ऐड करके आपने लिखना होगा। इसी तरह 5 सवालात हल करने होंगे। 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। अब तफ़हीम इबारत का पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तफ़हीमी इबारत व अशार, आपने कोई कहानी सुनी होगी, किस्से भी पढ़े होंगे। सुनी हुई कहानी सुनाई और पढ़े हुए किस्से लिखें तो मालूम होगा कि आपकी ज़बान आपका बयान वही ना होगा जो आपने पढ़ा या सुना था। इसका सबब यह है कि आपने वाक़या सुनकर उसकी तरतीब और बात की हकीकत समझी। अब अपनी समझ और काबिलियत, अपनी ज़बान दानी और अल्फाज की यादाश्त से काम लेकर वही बात अपने लफ्ज़ों में अदा कर रहे हैं। इसको फ़हम इबारत कहते हैं। लिखी इबारतों को मज़मून हो या कहानी, अफसाना हो या इल्मी मकाला, इसी नज़र से पढ़ना चाहिए कि इसे समझेंगे और इस मतलब को अपने लफ्ज़ों में समझाएंगे। इस अमल से ज़हानत बढ़ती और लिखना आता है। दूसरे की बात समझकर इससे अच्छे तरीके पर समझना काबिलियत का काम है। आपको ये मशक़ करनी चाहिए ताकि इल्मी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो और अदब समझने की खुदादा सलाहियत बढ़ती रहे। लोग आपकी काबिलियत से वाकिफ़ हों और आप अच्छे अंदाज में जवाब लिखकर अपने मुम्तहिन को मुतमईन कर सकें। आप आइंदा सिफ़ात में कुछ इक़्तिबासात पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ आपकी दरसी किताब से नहीं लिए गए। मकसद ये है कि आपकी नज़र अपनी किताब से ज़रा आगे बढ़े और आज जो आपको पढ़ाया गया है उसकी रोशनी में जो वो तहरीरें भी समझें जो पढ़ाई तो नहीं गई मगर आपकी काबिलियत के मुताबिक हैं। आप इन्हें पूरी तरह समझ सकते हैं। अगर आप ज़रा तवज्जो करें तो इन इबारात का मतलब समझा भी सकेंगे। और इन इबारात को गौर से पढ़िए और मुतल्लिक़ा सवालात का जवाब ज़रूर लिखें। इबारत नंबर 1 है, क्या कहता है लिखने वाला कि पंजाब की हद इन दिनों में गज़नी की हद तक फैली हुई थी और राजा यहाँ का जेपाल था। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते मालूम हुए तो उसने गज़नी पर एक भारी फौज से चढ़ाई कर दी, हमला करना। चनाचा दफातन अचानक मलगान पर जाकर डेरे डाल दिए। पेशावर से काबिल तक बराबर लश्कर फैला दिया। ये हर तरफ लश्कर ही लश्कर था इसका। इधर से सबुख्तगीन भी, जो कि मुसलमानों का बादशाह था, वो भी आ निकला। चनाचा दोनों फौजें आमने सामने पड़ी थी और एक दूसरे की पेश दस्ती यानी आगे बढ़ने की मुंतज़िर थी कि अचानक आसमान से गोले पड़ने लगे, यानी बेमौसम बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, इन्हें खबर तक ना हुई और हिंदुस्तानी बेचारे अपने लहाफ यानी कंबल और रज़ाइयाँ ढूंढने लगे, मगर वहाँ रज़ाई का गुजारा कहाँ। सैकड़ों कई सौ अकड़ कर मर गए, हज़ारों के हाथ पांव रह गए, सुन हो गए और जो बचे उनके औसान होश उड़ गए। ये था हमारा पैरा नंबर 1। आप जल्दी से आप नोट्स ओपन कर दें। नोट्स में इसी पैरे के सवालात के जवाब आपको मिलेंगे पेज नंबर 92 पर है, सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ रहा हूँ। पंजाब की हद गजनी तक फैली हुई थी किस जमाने में? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1, राजा जयपाल पंजाब हिंदुस्तान का राजा था और इसके ज़माने में पंजाब की हद जो है अफगानिस्तान के शहर गजनी तक फैली हुई थी। जयपाल कौन था और सबुख्तगीन के बारे में आप क्या जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है। जवाब, जयपाल हिंदुस्तान के सूबा पंजाब का राजा था। इसने अफगानी मुसलमानों के खिलाफ जंग के इरादे से गजनी शहर पर हमला किया था, जबकि सबुख्तगीन मुसलमानों का हुक्मरान था जो अपनी नेक दिली, रहम दिली और शराफत के सबब गजनी के आवाम में बहुत मकबूल था। क्वेश्चन नंबर 3, वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, कौन बर्फ़ में रहने के आदी थे? आंसर नंबर 3, गजनी पर सर्दियों में निहायत शदीद किस्म की बर्फबारी होती है, इसलिए वहाँ के लोग इसे बर्दाश्त करने के आदी थे। इस पैराग्राफ में बर्फ़ के कीड़ों से मुराद गजनी के लोग हैं। वहाँ रज़ाई का गुजारा क्यों नहीं था? क्वेश्चन नंबर 4 है। आंसर नंबर 4, सर्द इलाकों में बर्फबारी के मौसम में सर्दी अपने नुक्ते कमाल को पहुँच जाती है। कुछ ऐसी ही शिद्दत गजनी में थी। शदीद सर्दी के मौसम में रज़ाई भी इंसानी वजूद को गर्म नहीं कर पाती। हिंदू सिपाही शदीद सर्दी को बर्दाश्त न कर सके, इसलिए कुछ सिपाही मर गए और बाद जिस्मानी तौर पर मफलूज हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, जयपाल और सबुख्तगीन में कहते हैं जंग क्यों ना हुई? सर्दी की शिद्दत में अचानक शदीद तरीन इजाफा होने की वजह से हिंदुस्तानी फ़ौज के बेशुमार फ़ौजी मरने लगे। हज़ारों सिपाही के जिस्मानी अज़ा को सर्दी ने नकारा कर दिया। जो बाकी बचे थे वो बेहिम्मत हो गए, इसलिए दोनों अफवाज में जंग ना हो सकी। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट, इस पैराग्राफ का मुनासिब उन्वान तहरीर करें। तो इस पैराग्राफ का मुनासिब उन्वान है जयपाल और सबुख्तगीन की जंग। ये था हमारा पैरा नंबर 1। हम पैरा नंबर 2 की तरफ आते हैं। फ़ायज़ल शाह की बुक दोबारा ओपन कर लें। पैरा नंबर 2, आपका वालानामा अभी मिला है। वालानामा खत जिसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। एहसानमंद मिस्टर नईमुल हक साहब के खत से जो उन्होंने शेख अब्दुल हमीद को लिखा है। मिस्टर नईम खत लिखते हैं शेख अब्दुल हमीद को। उससे मालूम होता है कि आपके ख्याल में कश्मीर और श्रीनगर 2 मुख्तलिफ जगहें हैं। इनकी खिदमत में अर्ज़ करें कि कश्मीर मुल्क का नाम है और श्रीनगर दारुल सल्तनत। मुकदमात जो भी होंगे श्रीनगर में होंगे और जहाँ तक मैं ख्याल करता हूँ इनको ज़्यादा मुद्दत वहाँ ठहरना ना पड़ेगा। शेख अब्दुल हमीद साहब का ख़त जो मुझे आज आया है, जिसमें वो लिखते हैं कि सैयद नईमुल हक साहब का सफ़र खर्च कश्मीर कमेटी की तरफ से अदा होना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि सैयद साहब मौसूफ जिसकी कोई खूबी बयान की जा रही हो, इस कमतर रकम को जो सफ़र खर्च की सूरत में इनकी खिदमत में पेश की जाए कबूल न करें और ये काम लिल्लाह अल्लाह के लिए मुसलमानों के लिए करें। ये काम लिल्लाह अल्लाह के नाम पर मुसलमानों के लिए करें। कश्मीर कमेटी के पास ज़्यादा फंड नहीं है, वरना मैं खुद सैयद साहब की खिदमत में पेश करता। इसी वास्ते मेहरबानी करके इनकी खिदमत में अर्ज़ करें। ये सारी की सारी बातें ये अल्लामा इकबाल लिख रहे हैं। अगर आप बिला किसी किस्म के मुआवजे और सफ़र खर्च के ये खिदमत करें तो अल्लाह के नज़ीर अजर जज़ील के मुस्तहिक होंगे और अल्लाह ताला की तरफ से किसी और सूरत में इसका अजर ज़रूर मिलेगा। अजर जज़ील बहुत ज़्यादा सवाब। ये हमारा था पैरा जो कि अल्लामा इकबाल लिख रहे थे। मिस्टर नईमुल हक ने शेख अब्दुल हमीद को ख़त लिखा, जो कि डॉक्टर साहब को मालूम हुआ तो उन्होंने ये ख़त जवाबन लिखा
कि आप ये पैसे बिल्कुल ना लें, क्योंकि कश्मीर कमेटी के पास इतनी रकम, इतने पैसे नहीं हैं। अल्लाह ताला आपको कहीं और से इसका बदला, इसका अजर देगा। तो पैरा ये था। अब जल्दी से नोट्स अपने ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ता हूँ। नोट्स सफ़ा नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 1। अल्लामा इकबाल ने मकतूब अलैह से क्या कहा, खत लिखिए, खुलासा लिखिए। सॉरी, जवाब नंबर 1, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मकतूब अलैह से कहा कि सैयद नईम उल हक श्रीनगर कश्मीर में मुसलमानों की मुकदमात की पैरवी करेंगे। इनके अखराजात का बोझ कश्मीर कमेटी पर ना डालें, बल्कि वो तमाम मुकदमात फी सबीलिल्लाह लड़ेंगे और इस बदले में अल्लाह ताला इन्हें अजर अजीम से नवाजेंगे। मकतूब अलैह जिससे के नाम खत लिखा जा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, सफ़र खर्च से क्या मुराद है, तफसील से लिखें। सफ़र खर्च से मुराद वो तमाम अखराजात हो जो सैयद नईम उल हक को मुकदमात की पैरवी के सिलसिले में श्रीनगर में क़याम के दौरान खाने पीने और रिहाइश के सिलसिले में उठाने होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, इस पैराग्राफ का उन्वान तहरीर करें। तो इस पैराग्राफ का उन्वान है मकतूब इकबाल, इकबाल का ख़त। क्वेश्चन नंबर 4, सैयद नईम उल हक वकील हैं, इन्हें श्रीनगर क्यों बुलाया गया। मारूफ वकील सैयद नईम उल हक को मुसलमानों के मुकदमात की पैरवी के सिलसिले में बुलाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन, अजर जजील से क्या मुराद है। अजर जजील से मुराद बहुत बड़ा और ज़्यादा अजर व सवाब का मिलना है। ये थे हमारे 2 पैरे जो हमने पढ़ लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको डायरी लिख देता हूँ। जो लेक्चर नंबर 9 की डायरी है वो इबारत नंबर 1, आपने सिर्फ आरपी पर क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।